बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम इसकी ब्रांचेस के बारे में यानी सब कैटेगरीज के बारे में बात कर रहे थे। तो सब कैटेगरीज में अगली चीज़ आती है हमारे पास एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स। एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में आपके पास डिफरेंट इसी तरह कुछ ना प्रीसेट्स वगैरह आते हैं, मतलब जैसे ऑयल टैंक आ गया या कुछ और इस तरह की चीज़ें। मैं ऑल डब्ल्यू से इसको ज़रा मैक्सिमाइज़ कर दूँ, जो कि मैंने कभी आज तक वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग कभी यूज़ नहीं की, लेकिन ये पड़ी हुई है, बाज़ दफ़ा किसी केस में ना इस्तेमाल हो भी जाती होंगी डेफिनेटली। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स। कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में मॉर्फ, कन्फर्म, कनेक्ट वगैरह, शेप मर्ज वगैरह ये अब इस्तेमाल नहीं होते, बहुत पुराने हैं। मैक्स 3 4 वगैरह से, मैक्स 3 या 4 से शायद ये मैं इस्तेमाल होते थे। अब बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। इसमें जो चीज़ इस्तेमाल होने वाली है वो ये है, मतलब हमारे काम के लिए प्रो बूलियन और बूलियन, ये दो चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल होती हैं। कन्फर्म वगैरह भी हो जाते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। बूलियन जो है वो ऑब्वियसली सी हमने सबने स्टडी किया हुआ कि शेप में से, ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए या होल बनाने के लिए हमारे पास बूलियन इस्तेमाल होता है। तो वो कैसे होगा अभी मैं सिर्फ आपको रफली दिखा रहा हूँ, करेंगे हम इसको बाद में तसल्ली से आराम से। कैसे इस्तेमाल होना है बूलियन, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स और बूलियन, और आपने पहले ऑब्जेक्ट एक सेलेक्ट किया हुआ और जस्ट उसके बाद ऐड ऑपरेंड क्लिक किया, जो कि गलत ऑपरेट मैंने कर दिया। यूनियन पे भी ठीक है, सब्ट्रैक्ट पे फ़िलहाल मैं कर देता हूँ ऐड ऑपरेंड बी सब्ट्रैक्ट। अब क्या हुआ, उसने ए में से बी सब्ट्रैक्ट कर दिया हुआ। वॉइस वर्सा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने पहले क्या सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप ये सिलेक्ट करके तो फिर बूलियन करेंगे तो वो डिफरेंट तरह से आपके पास रिज़ल्ट आएगा। बूलियन ऐड ऑपरेंड क्लिक, अगेन फिर मैंने अंडू कर दिया, सब्ट्रैक्ट क्लिक, तो रिज़ल्ट डिफरेंट हो गया। डिपेंड यानी अगर जो मैंने पहले सेलेक्ट किया हुआ था उसमें से उसको काट दिया। प्रो बुलियन इससे थोड़ी बेहतर फॉर्म है। उसके बाद हमारे पास पार्टिकल सिस्टम्स आ जाते हैं। पार्टिकल सिस्टम में से सिर्फ जो एक यूजेबल है सबसे ज़्यादा वो है पी एफ सोर्स, ये हमारे पास, और 6 इसकी हॉट की है। 6 से आपके पास ये पार्टिकल इफेक्ट आ जाते हैं। इसमें से आप डिफरेंट किस्म के जो इफेक्ट्स वगैरह हैं वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको एनिमेशन भी दिखाई थी ना, उसमें से काफ़ी सारे पार्टिकल्स आ रहे थे। इनको मेरा ख्याल है आप लोगों ने तो नहीं देखी क्योंकि ये पहले के आगे बैठे हुए थे। तो प्ले करूँगा मैं तो आप देख सकते हैं कि ये पार्टिकल उसमें से ना निकलना शुरू हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पैच ग्रिड्स वगैरह। ये भी नहीं हम इस्तेमाल करते। पैच ग्रिड्स पुरानी चीज़ें इसी तरह। यूज़ कहाँ पे होंगे पैच ग्रिड्स? पार्टिकल सिस्टम, ये मैंने अभी इनको एनिमेशन दिखाई थी, तकरीबन हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं, किसी भी जगह पे। लेट से अगर आपने कोई कार बनाई हुई है तो उसकी ट्रेल शो करनी है, सड़क के ऊपर जा रही होती है ना गाड़ियाँ, मड के अंदर से जा रही है, गीली मिट्टी में से गुजरती हुई जा रही है, तो अगर गुजर के जा रही है तो पीछे कहीं पे स्मोक हो रही है, फायर हो रही है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इस तरह की, और ये तो मैंने अभी छोटी सी एग्जांपल दी है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनको मैंने भी दिखाए हैं। वो फायर वगैरह जो इफेक्ट्स बनाए हैं मैंने, वो सारे वो पार्टिकल सिस्टम से सारे बनते हैं। वो जो एनिमेशन भी है सारी। तो बॉडी ऑब्जेक्ट्स है ना, ये बॉडी ऑब्जेक्ट्स अब कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? इन्वेंटर का आपको पता ना। इन्वेंटर बेसिकली जिस तरह रेविट है ना, रेविट में तो आपकी मैकेनिकल और आर्किटेक्चरल चीज़ें मतलब बिल्डिंग के हद तक इस्तेमाल होता है। इन्वेंटर आपका वहाँ पे इस्तेमाल होता है जिस वक्त आप क्या जैसे कि अब चेयर है ना, ठीक है, चेयर आपने डिज़ाइन की है। अब प्रॉपर जो डिज़ाइन है ना, यानी एक एक मतलब जिसको कहते हैं सूत्र का हिसाब रखना हो, तो वो सूत्र का हिसाब जिस तरह कैड में प्रिसीजन है ना, उसी तरह इन्वेंटर के अंदर प्रिसीजन है। तो इन्वेंटर उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इन्वेंटर के, और जो सॉलिड वर्क्स का आपने नाम शुरू सुना होगा, वो जो सॉलिड वर्क्स और इन्वेंटर है ना वो सेम चीज़ें हैं। मैकेनिकल जिस तरह ये वुड की फैक्ट्री में है ना, अलिमाम में, वहाँ पे भी काफ़ी सारा मतलब मैकेनिकल और फिनिशिंग का काम होता है। तो वो आपका ना वो, लेकिन वो सॉलिड वर्क्स के उसके पर, सॉलिड वर्क्स और इन्वेंटर एक चीज़ है। तो आपके बॉडी ऑब्जेक्ट्स अगर आपने मैक्स में लाने हैं, लाकर उनको रेंडर करना है, या आपने रेविट के अंदर फाइल बनाई हुई है और आपने प्रिसाइसली वो जो टेबल बनी हुई है आपकी, वो जो टेबल जो मतलब जैसे ये डायमेंशनिंग के ऊपर कोई मतलब आपने कोई शाकार बनाया हुआ है इन्होंने,
तो वो आपने ला के उसमें रखना है तो वो इन्वेंटर से आ जाता है। लेकिन हम इन्वेंटर बड़ी मतलब क्योंकि वो CNC मशीनों की गेम है, लिहाजा हम इन्वेंटर के ऊपर नहीं जाते। हम लोग मैक्स में ही ना, मैक्स में इस लेवल तक प्रिसीजन है कि मतलब हमें ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, तो वो इसलिए वजह से फिर हम लोग ना बॉडी ऑब्जेक्ट्स नहीं इस्तेमाल करते। फिर ये कुछ आर्किटेक्चरल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये कहाँ से आए हैं? ये आर्किटेक्चरल ऑब्जेक्ट्स जो हैं बेसिकली ये रैबिट से आए हैं। अगर रैबिट का कोई भी मॉडल आप आ रहे हैं ना, तो वो आता किस तरह है, क्योंकि मैक्स की उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन कर दी है इन्होंने। तो वो जो मॉडल इस वजह से, वो जो लास्ट टाइम अभी हमने लिंक भी किया था ना, तो वो लिंक भी बाकायदा काम कर रहा था और सारा अपडेट हो रहा था। वो इस वजह से हो रहा था कि मैक्स की उन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन कर दी हुई है। ये विंडोज़ वगैरह भी फिक्स्ड, और ये सारी ये जो है ना, ये सब रेविट की ही हैं। यानी ये जो बेसिक फैमिली है गालबन उसकी कोई एक, तो वो डोर्स, विंडोज़, AEC वगैरह ये अब देख रहे हैं सारे। वॉल ये भी उसकी रेविट की वॉल है। अब इस वॉल से बनाने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने इसके अंदर कोई लेट से बनाई हुई है ना, ये वॉल के मैंने लगता है कोई बहुत ही बड़ा सीन का स्केल कर दिया है। फिर इज द वॉल 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 वॉल, इधर कहीं वॉल, हाँ AE600 वॉल। ठीक है, ये लगाई है। तो जिस तरह अब मैं इसके अंदर अगर मोस्ट प्रोबली कोई विंडो लगाता हूँ, इसमें कोई एक जगह होती थी कि ये इसको ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देता था। कर रहा है ना कट ऑफ, ये देख रहे हैं। अगर मैं इसको सीधा कर दूँ ना, ये हो जाए यार सीधा। अच्छा, ओपन होनी है कहीं से विंडो, ये किसी विंडो, ये मुझे लगता है मैंने विंडो को गलत ड्रॉ किया है, मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर ये सही विंडो ड्रॉ की होती ना, फिक्स वाली करूँ, हाँ ये देखे ना, हुआ ये है कि उसने ऑटोमेटिकली उसके अंदर से बूलियन कर दिया। ठीक है, किधर अभी ओपन किधर से होनी है? अच्छा लगाई मैंने, फिक्स वाली विंडो है, ओपनेबल नहीं है, क्या बकवास है यार। चलो खैर, लेकिन बहरहाल आपको अंदाज़ा हो गया कि वो बूलियन और ये और वो इस तरह वाले प्रोसेस नहीं करने पड़े, क्योंकि ये उससे रैबिट से आई हुई है और रैबिट के साथ इसकी वो है। तो वो ऑटोमेटिकली इवन इफ़ के अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा ना, तो यानी जहाँ से अगर आपने विंडो डिलीट की है ना, तो वहाँ से विंडो डिलीट हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप? यानी ये मैंने आपको रफली करके दिखाया। अगर आप इसको प्रिसाइसली करेंगे ना, तो आप जहाँ पे विंडो लगाएंगे ना, तो वो विंडो लग जाएगी। जिस वक्त आपने विंडो रिमूव करनी है तो विंडो रिमूव हो जाएगी, या डोर लगाएंगे तो डोर लग जाएगा, डोर रिमूव करेंगे तो डोर जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। अब इसी तरह ही मैं अगर डोर के ऊपर चला जाऊँ ना, ये अगर पिवटल डोर लगा देता हूँ ना, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, अगर आप प्रिसाइसली लगाएंगे ना, तो ये देख रहे हैं, ठीक हो गया। यानी आपको कोई वो लंबा चौड़ा है, क्योंकि इसके लिए एक अदद आप लोगों को तो पता है, एक अदद कहानी करनी पड़ती है डोर या विंडो लगाने के लिए ना। तो स्पेशली ये जो जिस तरह लिमाम वाला होता है ना मामला हमारे साथ, ओए हो यार, बस वो जल्दी से ना विंडो को इस इधर से विंडो खराब ख़त्म ही कर दो। तो वो फिर ना बड़ा एक मसले वाली बात होती है कि ना, वो बाकायदा एक वो उसको दोबारा से ज्योमेट्री को लगाओ, जोड़ो, इस तरह करो, उस तरह करो, इस तरह। तो वो अगर आपने इस तरह के ये AEC वाले कंपोनेंट्स स्पेशली वॉल वगैरह इस्तेमाल की हुई है ना, तो आप उसमें से विंडोज़ और डोर्स वगैरह जो है ना वो इजीली लगा सकते हैं। और उसको बल्कि यही नहीं, आप उसको कहीं पे भी प्लेस करेंगे ना तो वो अपडेट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये वो क्योंकि ये है ही वो मॉडल ही उसका है रेविट का, यानी जिसको कहते हैं ना सोर्स कोड। क्योंकि ऑटोडेस्क है तो उसने कहीं ना कहीं वो कंपेटेबिलिटी तो रखनी है, इसी वजह से वो रेविट की फाइलें लिंक होती हैं, जैसे वो पहले नहीं थी होती। तो ये हमारे वो AEC वगैरह जो है ना वो कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद नर्ब्स वगैरह आ गए। नर्ब्स हम नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि मैक्स बहुत बुरा नर्ब्स के मामले में। अगर नर्ब्स इस्तेमाल करना है तो आपको इसके लिए राइनो और माया वगैरह इस तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मैक्स में है पर हम नहीं इस्तेमाल करते।
विंडोज़ वगैरह हो गए, डायनामिक ऑब्जेक्ट्स भी, ये डायनामिक्स से रिलेटेड है, यानी वो जिस तरह डायनामिक्स की एनिमेशन मैंने की थी उससे रिलेटेड है। अब स्टेयर्स आपकी कौन सी है, ये भी वही रेविट का रोल मॉडल है, वो जो आपका कोई भी आपने स्टेयर वगैरह क्रिएट करनी हो, यू टाइप स्टेयर क्लिक किया और ये आपकी वो स्टेयर्स हो गई। ये सब डायनामिकली अपडेटेड है, मतलब ये कि इसको डायनामिकली तो नहीं कहना चाहिए, इसका एक और बाकायदा वर्ड होता है, इसको हम कहते हैं प्रोसीजरल। जो वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे ना वो है प्रोसीजरल, ठीक है। तो ये है प्रोसीजरल, यानी प्रोसीजरल का ये मतलब होता है कि जिसके अंदर आपके पास वैल्यू स्टोर हैं, आप उन वैल्यूज़ की बेस के ऊपर जो है ना वो डिफरेंट जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं। यानी कि मैंने अब इसकी लेफ़्ट राइट रेलिंग डालनी है, हैंड रेल डालनी है और इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये आप इवन इसके राइज़र काउंट या थ्रेड काउंट भी जो है ना वो आप इसका चेंज कर सकते हैं। आप इसकी हाइट कम कर लें इस तरह, हाइट राइज़र ओवरऑल को लॉक कर देते हैं हम, और इसका ये राइज़र कहते हैं, रेज़र क्या कहते हैं, राइज़र ही कहेंगे ना, राइज़र हाँ। राइज़र जो है हम उसका वो कम ज़्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसकी जो भी आपकी लेंथ और हाइट विड्थ है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लूइड्स, जो कि लिक्विड शिक्विड पानी वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाने के काम आता है, लेकिन ये एडवांस, काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास आर्नल्ड रेंडर हम नहीं इस्तेमाल करते। आर्नल्ड अलम्बिक फ़ाइल फॉर्मेट होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कैरेक्टर्स वगैरह मैंने कहीं और क्रिएट किए हैं, जैसे माया हो गया या किसी और टूल में क्रिएट किए हमने कोई कैरेक्टर बनाए हैं, वो ऑटोडेस्क का एक सॉफ्टवेयर है मोशन बिल्डर, उसके अंदर हमने उसकी एनिमेशन की है, एनिमेशन करके हमने वापस लेके आना है। तो इस तरह अलम्बिक वगैरह, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे किस्म के डायनामिक्स हमने किसी और हुडीनी में सिमुलेट किया हुआ है, या कुछ और, या उसके ओपन वीडीबीज होते हैं कुछ और इस तरह के। ओपन वीडीबी एक फॉर्मेट टाइप है। बहरहाल हमने कुछ डिफरेंट चीज़ें लानी हो तो ये ओलंपिक फ़ाइल फॉर्मेट वो है, सी डी एफ का मुझे आइडिया नहीं है क्या है, सी एफ डी, नो आइडिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है शेप्स। शेप्स में हमारे पास आ जाती हैं रेक्टेंगल्स, लाइन जो कि बेसिक कैड की जिस तरह आपने ड्राइंग करनी है, आर्क्स आ जाती हैं आपके पास, डोनट्स वगैरह शेप आ जाती है। मेरे ख्याल है कैड के अंदर भी ये सारी चीज़ें इसी तरह ही एज इट इज़ हैं। फिर आपके पास एनगॉन वगैरह और हीलिक्स आ जाता है। टेक्स्ट से आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लें। सेक्शन बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, सेक्शन आपको डेफिनेटली बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। उसके बाद हमारी नर्व्स आ जाती हैं। कर्व्स कोई भी आपने, जो कि मैंने बताया कि नर्व्स नहीं हम लोग इस्तेमाल करते, उनके नर्व्स की मॉडलिंग काफ़ी ज़्यादा है। कंपाउंड शेप्स, बहरहाल इसमें और काफ़ी सारी, मैक्स क्रिएशन ग्राफ एक काफ़ी एडवांस किस्म की चीज़ है। मैक्स की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिस तरह आप समझ रहे हैं विजुअल स्क्रिप्टिंग, विजुअल स्क्रिप्टिंग में जिस तरह ये आपके पास वो ग्रास ऑपर टाइप नहीं है, ग्रास ऑपर का आपको आइडिया, आपको ग्रास ऑपर का आइडिया नहीं, तो बेसिकली ग्रास ऑपर कुछ विजुअल नोड्स होते हैं, उनको आप डिफरेंट तरह से कंबाइन लिंक में यानी लिंक करके ना मिक्स एंड मैच करके तो आप उनको ज्योमेट्रिकल यानी प्रोसीजरल ज्योमेट्रिकल शेप्स देते हैं। उसी तरह ये मैक्स क्रिएशन ग्राफ जो है ना, ये एक बाकायदा एक अलहदा सी बाकायदा एक टोटल वर्कफ्लो है। इससे आप मैक्स के मॉडिफायर भी बना सकते हैं, कस्टम मॉडिफायर्स हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं लाइट्स। अब लाइट्स जनरली हम अभी फ़िलहाल स्टैंडर्ड लाइट्स इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने कोरोना इस्तेमाल करना है, तो लिहाजा हम लोग कोरोना की लाइट्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। लेकिन हमें इन लाइट्स का आइडिया होना चाहिए, ओमनी लाइट क्या होती है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लाइट्स हैं, ये मैक्स के हर वर्जन में रही हैं, फ्रॉम 1 टू अब तक जितने भी 2020 तक वर्जन आ चुका हुआ है। तो वही है, लेफ़्ट माउस से आपने ड्रैग करना है। ओमनी डायरेक्शन लाइट क्या होती है, ओमनी लाइट सिंपल ये जिस तरह ये पीछे बल्ब पड़ा हुआ है, एक लाइट है, हर डायरेक्शन के अंदर लाइट इमिट करेगी। टारगेट स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट सिंपल है, स्पॉटलाइट है हमारे पास जो कोन बनी हुई है उसके अंदर अंदर लाइट इमिट होगी। डायरेक्शनल लाइट क्या है, डायरेक्शनल लाइट इस डायरेक्शन के अंदर, ये जो कोन में लाइट जो है वो फैलती जाती है, एक पॉइंट से शुरू होती है और स्पॉटलाइट की तरह फैलती जाती है। डायरेक्शनल लाइट के अंदर एक ट्यूब की तरह लाइट जो है वो ट्रैवल करती है। और उसके बाद स्काई लाइट आ जाती है हमारे पास। स्काई लाइट भी हम लोग अब इस्तेमाल नहीं करते। स्काई लाइट बेसिकली स्काई को सिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जिस वक्त ये एडवांस रेंडर नहीं थे
तो हम लोग ये स्काई लाइट और ये वाली लाइट लगाते थे, जिसको कहते हैं डायरेक्शनल लाइट। डायरेक्शनल लाइट से हम सन लाइट को स्टडी करते थे, क्योंकि डायरेक्शनल लाइट जो है बिल्कुल पैरेलल रेज होती हैं, यानी वो कहीं इधर उधर डिविएट नहीं होती, बिल्कुल एक ही पैरेलल डायरेक्शन में चलती हैं। तो ये लाइट लगाते थे और फिर उसके बाद इस लाइट से सनलाइट को सिमुलेट करते थे। लेकिन अब ये भी हम लोग नहीं इस्तेमाल करते। तो ये हमारे पास बेसिक लाइट्स आ गई हैं। इसके बाद आर्नल्ड रेंडर की लाइट्स हैं, आर्नल्ड हम नहीं इस्तेमाल करते। कैमराज आ गए। कैमराज के अंदर हमारे पास फ़िज़िकल कैमरा है, फ्री है, टारगेट है। जनरली हम फिज़िकल कैमरा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये नई टाइप का कैमरा है और तकरीबन हर जगह पे यही इस्तेमाल होगा। अगर आपने कोरोना कैमरा नहीं भी इस्तेमाल करना, वीरे कैमरा नहीं भी इस्तेमाल करना, तो ये उसका इक्विवेलेंट है फ़िज़िकल कैमरा। यानी फ़िज़िकल कैमरे से आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। यानी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वही उनकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपको फ़िज़िकल कैमरा आता है तो आपको दूसरा कैमरा सीखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ऑल दो उनके अपने एडवांटेजेस हैं, कोरोना कैमरा और वीरे कैमरा के अपने एडवांटेजेस हैं, क्योंकि वो उन रेंडर्स ने बनाए हुए हैं तो वो स्पेसिफिक हैं, उस हिसाब से ज़रा थोड़ा ऑप्टिमाइज़ हुए हैं। कुछ उनमें थोड़े से फीचर्स हैं। इस तरह आर्नल्ड के नहीं हम स्टडी करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये क्या हेल्पर्स हैं। हेल्पर्स में हमारे पास कुछ एनिमेशन से रिलेटेड आ जाती हैं चीज़ें। डमी आ गया, पॉइंट हेल्पर आ गया, हमने कोई दो चार चीज़ों को लिंक करना है। फिर इसके अलावा टेप आ जाती है। जैसे टेप किस फंक्शन के लिए काम आती है कि आपने जी की प्रेस की, कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, जी की प्रेस करके मैं उस ऑब्जेक्ट तक जूम एक्सटेंड करके सिलेक्शन तक आ गया हूँ। अच्छा, अब जैसे टेप है, टेप से मैंने कोई चीज़ मेजर करनी है, टी की प्रेस करके टॉप व्यू में चला गया हूँ। और स्टेयर भी मैंने उल्टी रखी हुई है। मैं इधर से क्या ग्रिड ले ली है मैंने, टेप करना था। टेप लेफ़्ट माउस बटन ड्रैग करूँगा और इस जगह तक ले आऊँगा, तो आप देख सकते हैं इस वक्त 191 जो कि जेनेरिक इस वक्त यूनिट सेटअप किया हुआ है। अभी हमने यूनिट सेटअप नहीं किया, जिस वक्त हम करेंगे तब इंशाल्लाह हम इसको स्टडी कर लेंगे। तो ये आपका टेप जो है वो डायमेंशनिंग के या किसी भी काम आती है। किसी भी एंगल से आपने टेप को लेना हो तो ये आपको उसकी डायमेंशंस बता देती है कि जी ये इस वक्त इतनी लंबी है, इस एक्सिस पे पड़ी हुई है, और इस तरह इस एक्सिस पे। अच्छा, अब ये डिफरेंट, ये सारे हेल्पर्स हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। बाज़ दफ़ा आपने कोई कंपस रखनी हो, ईस्ट वेस्ट यानी बिल्डिंग की डायरेक्शन देख के उस हिसाब से सेट करना है, या कोई भी किसी भी मकसद के लिए आपकी कंपस काम आ जाती है व्यू पोर्ट में। फिर ये स्पेस वॉप्स हैं। अब ये सारे आपकी एनिमेशन से रिलेटेड हैं, पार्टिकल्स वगैरह। और पुश फील्ड यानी ये बिल्कुल जिस तरह रियलिटी के अंदर होती है ना फील्ड्स, पुश हो गया, वॉर्टेक्स हो गया, पाथ फॉलो हो गया। फिर उसके अलावा आपकी विंड हो गई, विंड का मॉडिफायर, यानी अगर आपने कोई फ्लैग लगाया हुआ तो फ्लैग ऐसे नहीं में एनिमेट होगा, उसके लिए बाकायदा फोर्स लगेगी, वो फोर्स उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। वो फोर्स उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, फिर कहीं जाके वो फोर्स जो है ना फ्लैग वो वेव करेगा, एक्चुअली में वो मूव होगा। इस तरह एक ग्रेविटी भी है। ग्रेविटी अब किस तरह काम करेगी, अब एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे हमने बॉक्स बनाया हुआ है और शेप्स में आ जाते हैं, स्प्लाइंस में आ जाते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और इधर आए हम, इधर क्लॉथ का मॉडिफायर होगा, हमने ये क्लॉथ का मॉडिफायर लगा दिया। ठीक है, अब ये मैंने क्लॉथ का मॉडिफायर लगाया ना, तो इसमें अगर मैं ऑब्जेक्ट इधर देखूँ ना यहाँ पे, तो ये आपकी बेसिकली देख रहे हैं ये ग्रेविटी आ रही है। अगर ये ग्रेविटी नहीं होगी ना, ये बेसिकली इसमें प्री बिल्ट इन है। अगर ये ग्रेविटी नहीं होगी तो ये सिमुलेट नहीं होगा। अगर मैं इसको सिमुलेट पे क्लिक करूँगा ना, सिमुलेट लोकल, क्या सोच रहा है ये। अच्छा सॉरी, मैंने इसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज नहीं डिफाइन की हुई। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसको मैंने क्लॉथ कर दिया और कुछ भी मैं इसको ट्री सेट कर देता हूँ। उस अ, उसके बाद मैं इसको सिमुलेट लोकल करूँगा तो ये सिमुलेट होना शुरू हो गया। अब जैसे ही सिमुलेट हो रहा है तो आप देख रहे हैं नीचे गिर रहा है। ठीक है, अब ये नीचे किस वजह से गिर रहा है, अगर इसमें कोई ग्रेविटी फील्ड नहीं ना होगी जिस तरह रियलिटी में है, तो ये नहीं रीसेट स्टेट। अब इसमें बेसिकली अगर मैं दोबारा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाऊं और मैं इसको कहूं कि जी आप ऐड ऑब्जेक्ट करें, और यहाँ पे बॉक्स 01 होगा और ये दूसरा बॉक्स, ये मैं सिर्फ जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बॉक्स ऐड किया और क्लूजन ऑब्जेक्ट
ओके कर दिया। अब मैं इसको दोबारा सिमुलेट करूँगा तो सिमुलेट किया उसने। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज बॉक्स कोलिजन ऑब्जेक्ट तो किया है। ये क्लॉथ है वो कोलिजन है, फिर क्यों नहीं इसने किया। रीसेट सिमुलेट लोकल डैम्प्ड बॉक्स ये वाला ऐड किया है कोई और बॉक्स, इसका क्या नाम है। बॉक्स 01 नहीं है, बॉक्स 001 है। नहीं नहीं ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी ज़ीरो नहीं करेंगे तो ज़ीरो कर देंगे तो उसके ऊपर ही नहीं गिरेगा। यार हद हो गई है। इनेबल क्लोजन्स भी ऑन है। चलो बहरहाल इसको किसी और टाइम में देखेंगे अभी, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल आपको देनी थी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना कि मैं उसको देखता रहूँ। किधर थे हम, सॉरी किस जगह पे थे, इधर थे कि हेल्पर्स में ही थे। स्टैंडर्ड्स में हाँ हमारे पास, सॉरी किधर गया, ग्रेविटी वगैरह। उसके बाद एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट्स आते हैं। एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट कौन से आते हैं, जैसे आपने अक्सर ये शुएब साहब के भी और ये जो हम भी रेंडर्स निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें फॉग भी नज़र आ रही होती है और इस तरह की चीज़ें नज़र आती है। वो एक्चुअली में ये होता है कि फॉग जो होती है ना वो इस तरह नहीं होता कि वो कहीं फॉग आ जाए। वो फॉग बेसिकली ये एटमॉस्फेरिक इसमें हेल्पर्स के अंदर ना ये गिज़्मो होता है। अब ये जिस वक्त हम गिज़्मो लगाते हैं तो इसके अंदर कोरोना में या कोई भी जो आपका रेंडरर होता है ना उसके अंदर ऑप्शन होती है आप इस, क्योंकि 3D का सीन इन्फिनिटी होता है तो आप जिस वक्त उसमें कोई भी इस किस्म का हैवी इफेक्ट लोड करते हैं ना तो वो लोड नहीं होता है, आपका सिस्टम कभी भी क्रैश हो सकता है। तो उसके लिए ना ये इन्होंने हेल्पर्स बनाए हुए हैं। होता ये कि जितना आपका कैमरा है या जितनी वो स्पेस है ना तो उससे रिलेटेड जो है ना हम इन चीज़ों को ना ये सिर्फ हेल्पर्स होते हैं। इनके अंदर ना हम कंटेन कर, यार ये एक तो भाई इनके अंदर ना हम इनको कंटेन कर देते हैं। उससे कंटेन करने से ये फ़ायदा होता है कि अब जैसे वो फॉग हो गई या इस किस्म की चीज़ें हो गई या इस किस्म के इफेक्ट्स हो गए कुछ भी, या क्लाउड्स हो गए आपके, स्पेशली जो क्लाउड्स वगैरह या कोई भी इस किस्म की चीज़ है उसको आप इन गिज़मोज़ के अंदर, ये स्फीयर गिज़मो दिया हुआ, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, उन इफेक्ट्स को ना आप इनके अंदर कंटेन कर देते हैं। तो आपके सिस्टम के ऊपर लोड भी कम आता है और आपको एग्जैक्टली आइडिया होता है कि ये इफेक्ट मैं इतनी सी जगह के ऊपर लेना चाह रहा हूँ या इस एरिया के ऊपर लेना चाह रहा हूँ। तो आप फिर वो इफेक्ट्स इसके अंदर ऐड कर देते हैं। वीरे के अंदर, कोरोना के अंदर, सब के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है फॉग वगैरह और इस तरह की चीज़ें ना ऐड करने की। तो ये हमारे इस किस्म के काम आते हैं। कैमरा मैचिंग, ये डिफरेंट वो जो मैंने आपको दिखाई थी ना वो एक रिवॉल्व की वीडियो कैमरे से शूट किया हुआ था तो पैन किया था तो इस तरह से। तो ये कैमरा मैचिंग वगैरह ना ये उस किस्म से रिलेटेड आती हैं चीज़ें। असेंबली वगैरह ये अब डिफरेंट काफ़ी टेक्निकल हो जाती हैं। फिर पार्टिकल फ़्लो जो है ना ये हमारा काफ़ी एक अलग सब्जेक्ट होता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हम इस क्लास में पार्टिकल फ़्लो तो नहीं स्टडी करेंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस उसमें आ जाता है। पार्टिकल फ़्लो से आप हर किस्म के, स्पेशली रेन हो गया और डस्ट वगैरह, इस तरह की मैंने काफ़ी आपको एग्जांपल दी। और पानी भी फ़्लो करना, पानी चल रहा होता है ना अक्सर चैनल्स में से, ये अगर मैं इधर